नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि कल हमारे देश के महान एक अभिभावक जो मतलब पूरे देश पे एक छत्र छाया थी दिन की, पैसों के दम पे नहीं, वो इंसान ही ऐसे थे कि उनको हर कोई प्यार करता था। पैसे बहुत लोगों के पास हैं, बहुत लोगों के पास होंगे और आप बहुत लोग कमाएंगे भी, पर ऐसा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। एक मैं छोटी सी कहानी से इसको शुरुआत करता हूँ। एक बहुत बड़ा धनपति था, बहुत पैसा था। उसने कहा कि कभी ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि मैं ऊपर ही ना जाऊं, मतलब 80 साल का हो गया हूं, जो पैसा मैंने कमाया उसका मज़ा मैं कुछ साल और ले लूं, 100 साल 200 साल, जब मेरी इच्छा हो तब मैं जाना चाहूं। तो एक जो संत थे उन्होंने कहा, बाबूजी ऐसी व्यवस्था तो आज तक किसी ने कर ही नहीं पाई, ना कोई कर पाएगा। परंतु अगर आपको जीवित रहना है तो आप अपने आप को आने वाली पीढ़ियों की यादों में जीवित रखिए। अगर कोई इंसान आज की पीढ़ी कोई काम कर रही है तो कहते हैं ये अच्छा काम कर रही है, बोलते ये मेरे दादा ने सिखाया है या मेरे किसी भाई ने सिखाया है, मेरे किसी इंसान ने सिखाया है, तो आप जिंदा हो, अब वो आप कभी नहीं मरोगे और वो अमर हो जाओगे आप। ठीक है, तो वही चीज़ इन पर पूरी लागू होती है कि अगर कोई इंसान कहे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो इंसान ईमानदारी से कहे तो हाँ मेरे टाटा जी ने मुझे सिखाया है, रतन टाटा जी ने सिखाया है, टाटा की पूरी फैमिली ने सिखाया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अगर किसी को यादों में ज़िंदा रहना है या जीवन भर जिंदा रहना है तो उसके अंदर बस जाइए। किस लिए? अच्छे अपने कामों से, अच्छे चीज़ों से, अच्छे चरित्र से बस जाइए। ठीक, अब टाटा जी के बारे में आपको सबको पता ही है, कुछ मैं बातें बताना चाहूँगा जो बहुत ही अनोखी और बहुत ही अच्छी प्यारी बातें हैं इनकी। देखिए, ऐसे इंसान युगों युगों में होते हैं और वो इंसान ये थे जो हमको छोड़ के चले गए। और देखो इनकी उम्र भी हो गई थी 36 साल। इतना दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान अपनी भरपूर ज़िंदगी जी के, हमारा लालच रहेगा कि और रहते, परंतु इनके शरीर को अगर पीड़ा हो रही थी तो इनका स्वर्गवास होना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि ये प्रक्रिया हर किसी के ऊपर लागू होती है। ठीक, देखिए टाटा परिवार नुशीरवान जी से रतन टाटा तक, मतलब इनके जो पहले और ही पीढ़ी होगी, पर जितना लोगों को पता है, जितना लोग जानना चाहते हैं, वो नुशीरवान जी से चालू होता है। नुशीरवान जी ने क्या किया, अपनी शुरुआत की थी, वो मतलब वहाँ गुजरात के थे पहले, फिर वहाँ से मुंबई गए। उनका नहीं, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मैं थोड़ी और अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, अपने बिजनेस करूँगा, कुछ काम करूँगा। तो गए वहाँ पर। सबसे पहले वो ट्रेडिंग में लगे। ट्रेडिंग के बाद उन्होंने देखा, फिर उसका फिर उन्होंने देखा कि कॉटन की जो विदेशों में है, कॉटन स्ट्राइक हो गई थी, युद्ध हो गया चालू। तो उस टाइम पर वजह कॉटन वहाँ से आता था, तो उन्होंने कॉटन की फैक्ट्री लगाई, मिल चालू किया, चिंचपोकली में किया उन्होंने चालू। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, तो उससे कॉटन की हमारी स्थिति अच्छी हुई। फिर वहाँ पे युद्ध खत्म हो गया, तो फिर इन्होंने कॉटन की वहाँ पे मांग तो खत्म हो गई, क्योंकि विदेशों में जाएगा नहीं। तो क्या हो गया, अब इनकी जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट होने वाली थी, तो उनको 20 पाउंड में रखा गया। इनको जो थे नुशीरवान जी को 20 पाउंड में अंग्रेजों ने कहा कि आपको रहना रहो, वरना आपकी कंपनी हम सीज कर लेंगे। तो उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे तो अपना मतलब इन्होंने नींव डाली बिजनेस की इनके घर में। तो उसका जमशेद जी एंड टाटा हीराबाई दाबू जी से शादी की इन्होंने। उसका उनके 3 बच्चे हुए। किन? सर दोराब जी टाटा जिन्होंने शादी की, मेहरजर भाई, इतना कोई वो नहीं है, सुरभाई टाटा और सर रतन टाटा नवाब जी से शादी की इन्होंने। सर रतन टाटा, देखिए इन सर का नाम क्या था? सर रतन नवल टाटा, इनका पूरा नाम ये था। ठीक, देखिए रतन जो यहाँ से लिए वो ये रहा नाम। ठीक है, नवल जो है इनके पिताजी का नाम था, और जो टाटा जो है इनका जो टाइटल चलता है वो था। ठीक है, उसके बाद सर रतन टाटा ने नवाब से शादी, उनके पिता, इनका गोद लिया था किसको? नवल टाटा को, इन्होंने सर रतन टाटा ने। उसका शादी किससे की? सिमोन दुनियोर से। ठीक है, इनसे इन्होंने 2 शादियाँ की। टाटा जी के पिता, रतन टाटा जी के पिताजी ने 2 शादी की, नवल टाटा ने 2 शादी की। एक सुनी कॉमिस चेरियस से की, जिनमें एक रतन टाटा इनसे हुए और एक जिमी टाटा हुए। ठीक, और इनसे सिमोन दुनियोर से नोएल टाटा और अलू मिस्त्री से शादी की उन्होंने। ठीक है, उसके बाद इनके जो वंशवेल चली, क्योंकि टाटा जी ने शादी नहीं की कभी, 4-5 बार हुआ ऐसा, बात सुनने में ऐसा आया। पूरी इनकम इन्फॉर्मेशन किसी की, इनकी पर्सनल लाइफ इन्हीं को पता होगी और सबसे बेस्ट पता होगी, बाकी लोग एजम्पशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनके कौन? ली टाटा, माया टाटा, नेविल टाटा, ये सब कौन थे? अब सुनने में जो आ रहा है ज़्यादातर जो है, जो नेविल टाटा यही संभालेंगे चीज़ों को, पर देखते हैं इनके आपस का मामला है। जमशेद टाटा, इनके जो बच्चे हैं जमशेद टाटा, टियाना टाटा, ये सारे लोग इनके वंशवेल है। अब वंशवेल समझते होंगे। अब इनकी जीवन यात्रा, जिनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन दिग्गज कारोबारी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी बात हो रही है। तो जन्मस्थल बताया था, ये 28 दिसंबर 1937, जन्मस्थल मुंबई में, ये मुंबई में पैदा हुए थे। निधन इनका 9 अक्टूबर कल हो गया था। और अच्छा, और उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली?
कॉर्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, मतलब बाहर पढ़ने गए थे। उसका परिवार क्या है, नवल टाटा इनके पिता हैं और सुनी कमिश्नरिस्ट इनकी माँ है। ठीक है, पेशा क्या था, टाटा सन्स टाटा समूह की पूर्वज थे, परोपकारी थे और इन्वेस्टर थे, इनका ही सारा काम था। ठीक है, टाटा सन्स के चेयरमैन 1991 बने थे और 2012 तक बने थे, उसका रिटायर हो गए थे। शीर्षक क्या था, टाटा सन्स और टाटा समूह के मानद चेयरमैन बने थे। पुरस्कार क्या इनको मिले हैं अभी तक, देखिए ये खुद एक रत्न है, तो भारत रत्न इनको मिलना चाहिए। और जो खुद एक रत्न है उसे भारत रत्न क्या सम्मानित करेगा, अगर भारत रत्न इनको मिल जाएगा तो भारत रत्न खुद सम्मानित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, महाराज भूषण मिला है, असम वैभव मिला है, ये सारे इन्हें पुरस्कार मिले हुए अभी तक। एक इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मरणोपरांत मिलना अच्छी बात है, क्योंकि हम याद करते हैं, जैसा अभी भी बोला जाता है कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए और उनको जरूर मिलना चाहिए। सचिन तेंदुलकर से पहले मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए, तो उन्होंने बहुत त्याग किया है। ठीक है, तो ऐसी बात है, तो इसमें टाटा जी को जीते जी मिल जाता तो बहुत खुशी की बात थी, पर मरणोपरांत भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, और उनके 1962 में क्या किया, कॉर्नेल विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तुकला में, मतलब आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या किया, डिग्री प्राप्त की, स्नातक में ग्रेजुएट हुए। कहाँ गए, अमेरिका पढ़ने। टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में, मतलब सहायक मतलब असिस्टेंट के रूप में शामिल हुए। ये नहीं कि मेरी वो है और मैं ही जाके सीधा चेयरमैन बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने काम किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनियां टिस्को के समझौते कारखाने में स्थानांतरित हुए, यहाँ पर इन्होंने काम भी किया। 1962 टिस्को के इंजीनियरिंग प्रभाव में तकनीकी अधिकारी नियुक्त हुए। 1962 देखिए 62 से 65 3 साल हो गए इनको। ऑस्ट्रेलिया में टाटा के समूह के स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया इन्होंने, फिर ऑस्ट्रेलिया गए। 1900 में भारत लौट कर कुछ समय के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में शामिल हुए, जो उस समय एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। ठीक है, 70 तक हो गया। उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक नैल्को का प्रभावी निदेशक किया। कब, देखिए ये नैल्को में कब आए थे, मैं बताता हूँ कब की बात है। ये कंपनी थी JRD टाटा चला रहे थे, इनके चाचा थे वो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको जब ये वापस आए तो इन्होंने बोला कि इसको ये कहीं काम कर रहे थे, किसी और कंपनी में काम कर रहे थे जाके। इन्होंने सर IBM में भी काम किया है, मुझे जहाँ तक पता है IBM में इन्होंने काम किया है, जो ठीक है इन्होंने काम किया उसमें। तो वहाँ पे काम, उनको फिर बुलाया गया और JRD टाटा ने कहा कि आप इस कंपनी को, जो इनकी नैल्को है, ये क्या रेडियो वगैरह बनाती थी, रेडियो नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को थी, ये बहुत घाटे में थी कि इसको आप फायदे में लेकर आओ। तो इन्होंने जड़ पकड़ी कि ये दिक्कत कहाँ है, तो इन्होंने जड़ ये पकड़ी कि हमारे जो पार्ट्स हैं वो इंडिया बनते ही नहीं है, इनकी सारी दिक्कत ही यही है कि इंडिया के पार्ट्स है ही नहीं। तो उन्होंने ये काम चालू किया और इस रूट कोर्स पे गए और इन्होंने इसको फायदे में ला के दिखाया। तो ये नैल्को में इनके अध्यक्ष बनने की पूरी बात थी, निदेशक बनने की। टाटा सन्स के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए, निदेशक के रूप में टाटा सन्स के बोर्ड में। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया 1975 में। ठीक, 1900 टाटा इंडस्ट्री के अध्यक्ष नियुक्त हुए 1981 में। अब देखिए ये हो गया 62, ये लगभग 19 साल बाद इनको अध्यक्ष बनाया गया। इसे कहते हैं मतलब विजनरी, जो इनके पूर्वज रहे होंगे वो, और ये खुद इनमें अकड़ नहीं रही कि मैं टाटा की मालिक बन सकता हूँ, जाके मैं सीधा ऊंची पोस्ट पे बैठूँ, नहीं। इन्होंने अपने को सीखा, अध्ययन किया और लोगों को देखा कैसे काम करते हैं, उनके बीच जुड़े जाके। टाटा इसलिए टाटा नहीं कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया, टाटा इसलिए टाटा है कि वो हर इंसान को जानते थे। टाटा बड़े बड़े उद्योगपति को जानते थे, PM को भी जानते थे, CM को भी जानते थे, बर्गर को भी जानते थे, और अपने साथ जो काम करता है उसको भी जानते थे। और इतनी सादी से जीवन जीते थे, जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाते थे, जहाँ चाहे वहाँ चले जाते थे, जिस कार में जाए उस कार में चले जाते थे। ये ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ था नहीं, चार्टर्ड प्लान खुद के थे, चार्टर्ड प्लान में भी जाते, पर इनका दिखावा कभी नहीं आया इन्होंने जीवन में। कभी भी आप सोशल मीडिया में ऐसे दिखोगे बहुत दिखावे वाली जिंदगी जी रहे हो, नहीं, बहुत सिंपल लाइफ में इन्होंने अपना जीवन जिया। और उन्होंने सारी सुविधाएं होंगी, जब पैसा इतना तो सुविधाएं तो होंगी, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया है। 1983 में टाटा रणनीतिक योजना का मसौदा तैयार किया उन्होंने। 1986-89 में राष्ट्रीय विमानन कंपनी एंड एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, एयर इंडिया के रूप में काम किया। 1900 टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला, JRD टाटा ने। 91 टाटा समूह का पुनर्गठन उस समय शुरू हुआ जब भारतीय व्यवस्था का उदारीकरण, मतलब यहाँ से क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, अपने उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन चालू कर दी। हमने अपने देश के गेट पूरी दुनिया के लिए खोल दिए कि आप हमारे यहाँ पे आके बिजनेस करें। इससे इनको और ज़्यादा फायदा हुआ, तब जाके टाटा समूह और ज़्यादा ऊपर आया और आगे बढ़ा। टाटा समूह के विकास और वैश्वीकरण अभियान ने उनके नेतृत्व में गति पकड़ी और नई शताब्दी के टाटा ने कई उच्च प्रोफाइल अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली, जो बाहर की कंपनी है उन्होंने टेटली, कोरस, जगुआर लैंड रोवर, बुनरमोड, जनरल केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड देवू शामिल है। 2000 के बाद इन्होंने, ये 2000 के बाद किया था।
देखिए, इन टाटा तब तक काम कर रहे थे देश में और काम चल रहा था, परंतु टाटा की कंपनी और कब बढ़ी आगे, बहुत कब, जब 1991 में वैश्वीकरण चालू हो गया। जैसे वैश्वीकरण चालू हो गया तो मतलब आप दूसरे देश में जाकर दूसरी कंपनी खरीद सकते हैं, आपके देश में आके कोई निवेश कर सकता है, कंपनी को खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो वही यहाँ पे हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। टाटा नैनो का शुभारंभ 2008 में। देखिए, टाटा नैनो जो है ना, एक कार थी जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई थी। टाटा जी कहीं जा रहे थे अपनी कार से अपनी, तो उनको दिखा दिया स्कूटर पे, उन्हें पिताजी होंगे, उनके 2-3 बच्चे होंगे, तो उन्होंने देखा बड़ी दिक्कत हो रही है, धूप भी हो रही है, तो उनको बहुत लगा कि मुझे ऐसी एक चीज़ बनानी चाहिए जिससे कि लोग अपनी कार में जा सकें और लोग, हर किसी आम जनमानस के पास एक अपनी खुद का व्हीकल हो 4 व्हीलर के रूप में। वो लॉन्च भी किया और लोगों को बहुत उत्सुकता थी। जब आई थी 2008 में, मैं छोटा था बहुत, मुझे याद है कि लोग कहते थे कि लखटकिया, इसे लखटकिया बोलते थे कि कैसी बुकिंग है, 1 लाख में कैसे कार बना दी, देखते हैं कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। वो लोगों ने बुक भी की, बुकिंग भी हुई, पर उसको ज़्यादा क्यों पसंद किया, क्योंकि हम लोगों को आदत है इंडियंस को दिखावे की कि हम कहीं जाएंगे तो 1 लाख की कार में आए। ये सबसे बड़ी समस्या थी, इसलिए वो कार फेल होगी। टाटा जी का सपना अधूरा रह गया और इस पर भारतीयों को बहुत वो नहीं होना चाहिए। ये टाटा जी खुद अपने कार चला के गए थे एयरपोर्ट में, टाटा नैनो, तो हमको खुद सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि 1 लाख की कार उन्होंने इसलिए नहीं, उनका हमेशा विजन, टाटा जी और आगे क्यों बढ़े, उनका विजन ये नहीं था मैं प्रॉफिट कहूँ, उनका विजन हमेशा ये रहा कि मैं ऐसे बिजनेस को डाइवर्सिफाई करूँ। इनका देखना, अब तनिष्क इनका है, ठीक है, बिग बास्केट इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और भी जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी टाटा कम्युनिकेशंस हो गया, बहुत TCS हो गया, कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, इनको हर चीज़ में इन्होंने अपनी चीज़ों को, अपने बिजनेस को डाला है, ताकि क्या करें, आम जनमानस तक पहुँचे और उन तक चीज़ें चाहें। और ये हमेशा सोचते थे कि कैसे मैं देश के आगे और चीज़ों में विकास कर सकता हूँ, तो इसलिए फ़ायदा नहीं देखते थे, इसलिए इनको इतना फ़ायदा होता था जिसका किसी को नहीं होता था, उतना ये डोनेट कर देते थे। 2008 भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। दूसरा, पहला कौन सा है अपना, भारत रत्न, जिसके नाम में रत्न है उसे भारत रत्न क्या सम्मानित करेगा, पर मिलना चाहिए। उसका क्या था, पद्म विभूषण, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, पद्म विभूषण, उसका पद्म भूषण। 2012 टाटा समूह में 50 वर्षों तक रहने के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, देखिए, कुछ जो इनके स्टेटमेंट है बहुत अच्छी हैं, कुछ क्या इनके जो भी बात करते हैं वो अच्छे हैं, पर कुछ दो दिन है वो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक एक तरीके, जैसे कि ये इनका बिजनेस के रिलेटेड, जो इंसान बिजनेस करता है उसके बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगा, अच्छा भी है, और जो नहीं करता उसको भी इंप्रेस करेगा, परंतु ये जो है इस दुनिया के हर चीज़ पे, हर इंसान पे लागू होगा ये वाला स्टेटमेंट। देखिए, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ, ये टाटा जी का कहना है। वो हर इंसान ऐसे कर सकता है, परंतु ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे निर्णय ऊपर बैठा आदमी लेता है, आप खुद काम कर सकते हैं बस। और इन्होंने भी इसी एवज में कहा हुआ कि मैं काम ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई मतलब घमंड में ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने ऐसा ये कहा कि मैं ऐसा काम करता हूँ जिससे वो निर्णय ठीक होने की कगार पे आ जाता है। ठीक, पर ये तो कोई टाल नहीं सकता, ना मना कर सकता है। अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, बिल्कुल सच बात है, अगर आपको कहीं जाना है और तेज़ निकलना आगे तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलें। अब दूर तक तभी चल पाएंगे जब साथ चलेंगे, और इन्होंने साथ लिया देश को और देश ने साथ लिया इनको। ऐसा नहीं कि इन्होंने देश के लिए किया है, देश ने इनके लिए इनसे ज़्यादा किया है, क्योंकि देश ने इनको एक साथ खुली बाहों से इन्होंने अपना बेटा माना। सारे लोगों ने कहा नमक खाएंगे तो टाटा खाएंगे, तो टाटा का नमक ही खाया है, और लोग अदा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान के लोग ऐसे भी हैं कि जिसको अपनी पलकों में बैठा लिया तो पलकों में बैठा लेते हैं, वरना सर से नीचे लाके पटक देते हैं, ये बात भी है। तो ये आइकॉनिक इसलिए थे कि ये पलकों में बैठाने लायक थे, इन्होंने काम ही ऐसा किया। देखिए, ये एक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, इसकी थोड़ी बताता हूँ मैं क्या इसकी कहानी क्या है। देखिए, आपने एक कार सुनी, इंडिया की सबसे मैन्युफैक्चरिंग कार थी, जो खुद मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, वो थी टाटा इंडिका। आपने नाम सुना होगा टाटा इंडिका का। ठीक, इस कार को बनाया, कार बनी भी, सिलावट भी हुई, परंतु इस कार में इतनी प्रोडक्शन कर दूँगी पर इसको खरीदने वाले तो थे नहीं। ठीक है, और कुछ सामान बाहर से, इन्होंने सोचा कि पूरी इंडियन डेवलपमेंट कार बनाऊंगा तो सारे पार्ट्स वगैरह इंडिया से रहें, पर ये कंपनी दिवालिया होने की घोषित पे आ गई थी, टाटा की मोटर जो है। पर इन्होंने क्या किया कि जाके अमेरिका बोला कि फोर्ड से कि आप मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लीजिए और बताइए। तो कंपनी से बातचीत होगी, सब कुछ हो गया कि टेक ओवर, तो इनको फोर्ड के मालिक ने कहा कि जब तुमने ऐसा बिजनेस किया ही क्यों जिसको तुम्हें आता नहीं है, तो तुम्हें कार बनानी आता ही नहीं, तो उसमें क्यों तुमने टांग क्यों बढ़ाई। तो ये बात थी टाटा इंडिका की, और उसके बाद ही 8 साल बाद फोर्ड कंपनी क्या होगी, बैंकरप्ट, दिवालिया होगी। ठीक, फोर्ड कंपनी के दो उसके अंदर आती थी। फोर्ड एक क्या था, पूरा बैनर था, उसके अंदर 2 कंपनी आती थी, एक होगा जैगवार जिसे JSL कहते हैं, ठीक, एक होगा लैंड रोवर जिसकी रेंज रोवर आती है।
ये दोनों कंपनी इंडिया के टाटा ने खरीद ली और इंडिया का सम्मान विदेशों की नज़रों में बढ़ाया। पहले जिसको बोला था कि आपने ऐसा काम ही क्यों किया जो आपको आता नहीं है, फिर उसको ही अपनी कारें बेच दी, अपनी पूरी कंपनी बेच दी। तो ये इंडिया के लिए बहुत मतलब एक गौरवान्वित करने वाला क्षण था। ये एक कहानी थी। ठीक टाटा नैनो कहानी ने बताया था आपको कि ये आम जनमानस के लिए कार बनी थी। ये तो सबका फेवरेट टॉपिक रहा ही होगा कि शादी क्यों नहीं की उन्होंने। देखिए 1962 की बात है, जब ये गए थे 1962 में, ठीक है, तो गए थे, इनको क्या है यूएसए में पढ़ने गए थे। मैंने बताया यूएसए में इनको एक लड़की से प्यार हुआ। वो लड़की कहाँ की थी? चाइना की। और जो अब पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर लोग जिनको भी पता है 1962 में इंडिया का चाइना से युद्ध हुआ। ये घर पे आए, इन्होंने बताया, तो एक होता ना कि देशभक्ति के टाइप पे, तो फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं चाइना से तो हम नहीं करा पाएंगे। ये भी शांत हो गए, ये बात वहीं पे खराब हो गई। उसका एक आपने नाम सुना होगा, सिमी ग्रेवाल। सिमी ग्रेवाल वो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ लेती थी, ठीक है। उन्होंने भी माना इस बात को, इन्होंने माना कि हाँ इनका लव अफेयर रहा है, पर कुछ कारण बस इनका नहीं आगे बढ़ पाया और उन्होंने फिर शादी नहीं की। और इसलिए इनका ये कभी शादी किया, बस ये नहीं पता क्यों नहीं की। इनका एक कोई नहीं जानता, ये सब गैस लगा रहे हैं। परंतु इन दो लोगों से दो चीज़ें तो सुनने में आई थी। उन्होंने इन सिमी ग्रेवाल के तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि ऐसी बात थी, पर नहीं हो पाया। वो अकेले रहते थे। देखिए हमेशा ये सोचिए, टाटा के पास मान लीजिए 100 बिलियन डॉलर थे। टाटा क्या थे? अकेले इंसान, एक अकेले थे। देखिए टाटा बनिए, ज़रूरी नहीं 100 बिलियन वाले टाटा बनिए। आप 1 करोड़ के, ठीक है, 1000 टाटा बनिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 1 करोड़ लोग 1000 टाटा बन जाए, मतलब इनकी सोच रख लें, इनके ऐसे लोगों को परखना सीख लें, इनके लोगों को जानना सीख लें, मिलना सीख लें, तो हमारा देश बहुत आगे बनेगा। टाटा एक होंगे, किसी के पास 100 करोड़ होंगे तो वो ज़्यादा मतलब देश के लिए साउंड अच्छा नहीं है। पर 1000 टाटा होंगे और जिनके पास 1 करोड़ या 10 करोड़ या 100 करोड़ होंगे, वो देश के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। और इतने सारे लोग फैलेंगे तो लोगों को और ज़्यादा दिखेगा कि हाँ ये इंसान कर रहा है और उसका नाम हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो अगले वाले को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा। तो इस देश में अगर टाटा जैसे सपूत ने जन्म लिया है तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और ऐसे बहुत सपूत हैं देश में जिन्होंने जन्म लिया है, देश का नाम ऊंचा किया है, उनमें से एक टाटा भी हैं। और टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और ये ऐसे लोग, वही मैंने कहा ना कि ऐसे लोग अच्छे काम ऐसे कर जाते हैं, कभी जाते नहीं है, उनका शरीर जाता है पर वो लोगों के दिमाग में हमेशा बैठ जाते हैं और हमेशा रहते हैं। तो इसलिए हर इंसान को इस देश में ये सीखना चाहिए, अपने अपने फील्ड में। ज़रूरी नहीं आप पैसा ही कमाएं, बिल्कुल मैं कभी नहीं कहता कि बिल्कुल पैसा ही कमाएं। और पैसा ही कमाना बिजनेसमैन ही हर कोई नहीं बन सकता। ये टाटा लोग और अंबानी लोग ये भी कोई अधिकारी या फिर कोई पॉलिटिशियन बहुत ऊँचे लेवल पर नहीं बन सकते, क्योंकि हर किसी का अपना अपना फील्ड होता है। परंतु टाटा जी से आप इंसान बनना सीख सकते हैं। आप पैसा कमाना सीखना सीखें, वो आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो करें, पर एक इंसान कैसा होना चाहिए वो टाटा से आप सीख सकते हैं। टाटा के जब एक एम्प्लॉय, आज से 2 साल पहले की बात है, टाटा के एक एम्प्लॉय जब बीमार हो गए तो टाटा खुद हॉस्पिटल गए, देखा कहाँ बैठ है, उनसे मिले, जाके उनसे बातचीत करी। मतलब 86 साल में डेथ हुई है और 84 साल की बात है, ये 44 साल के थे। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा टाटा क्या थे, टाटा क्या करते थे। जैसे आपने नाम सुना साहब जी भाई ढोलकिया। साहब जी भाई ढोलकिया वो ऐसे इंसान है, डायमंड के मर्चेंट है, वो भी ऐसे बेटा से पैसे बहाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं बराम देता हूँ और इनकी बातें आप करते रहोगे कमी पड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया देश के लिए, इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, इसका कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।